हाय एवरीवन, गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सबने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दिया होगा। सब्सक्राइब करने से आप अपडेटेड तो रहेंगे ही, साथ ही हमें भी पता चलता रहेगा कि आप लोग हमारा ये चैनल लाइक कर रहे हैं, जिससे हमें और भी कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहेगा। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपने डिस्क्लेमर भी पढ़ लिया होगा। हमारा इंस्ट्रक्शन देने का माध्यम रहेगा इंग्लिश, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ, जबकि बुलेट पॉइंट्स इंग्लिश में रहेंगे। चलिए सीधे जंप करते हैं टॉपिक पर। हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी। I hope you all must have subscribed to our channel and also have pressed bell icon, which shall keep you updated and also shall help us know how well you guys are liking our channel, so that we continue being motivated to create new content. I also believe you all must have gone through our disclaimer. The medium of instruction shall be English for understanding of a wider audience. However, the bullet points provided shall be in English language. Let's straight away jump over to the topic. सब्जेक्ट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। गाइस, जैसे कि ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है, तो मैं आपको कंटेंट बहुत ही प्रिसाइज वे में दूंगा, जिससे कि आप वो कंटेंट रिटेन कर पाएँ और आप अपने एग्ज़ाम में उसको अटेम्प्ट कर पाएँ अच्छे से। तो गाइस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं और बहुत ही, जैसे मैंने कि बोला, प्रिसाइज वे में मैं आपको ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ। डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ पे आ जाते हैं। पहली बार इसको जेरेमी बेंथन ने 1780 में ये टर्म कॉइन करी थी, या ये टर्म लाया था कि इंटरनेशनल लॉ ईजाद करी थी। बेसिकली इंटरनेशनल लॉ है क्या? जो म्यूनिसिपल लॉज स्टेट के लिए होते हैं। म्यूनिसिपल लॉ, अब आप पूछेंगे म्यूनिसिपल लॉ, म्यूनिसिपल वाले म्यूनिसिपैलिटी वाले नहीं। म्यूनिसिपल लॉ मतलब जो किसी कंट्री के लॉ होते हैं लोकल, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया या इंडियन पीनल कोड हो गया। ये सारे जो लॉज हैं जो एक कंट्री के लिए, स्टेट यहाँ पे कंट्री है, वही इंटरनेशनल लॉ है। वो दो स्टेट्स के बीच में, जैसे इंडिया और यूएसए या इंडिया और इंग्लैंड, इनके बीच में अगर कंडक्ट जो होता है उसको जो गवर्न करते हैं, वो इंटरनेशनल लॉज कहते हैं। ब्राइली की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। ब्राइली बोलते हैं द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन विच आर बाइंडिंग अपॉन सिविलाइज्ड स्टेट्स इन देयर रिलेशंस विद वन अनदर। ऐसे रूल्स और प्रिंसिपल्स जो कि सिविलाइज्ड स्टेट्स, यहाँ पे वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिविलाइज्ड। जो एक सिविलाइज्ड स्टेट है, जो उन आपस में जो, मतलब वो ये कहते हैं कि भाई हम दोनों के ऊपर ये रूल बाध्य हैं, हम इनसे बाध्य हैं अपने रिलेशन में, तो ऐसे रूल्स और प्रिंसिपल्स को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल लॉ। ग्रे ने क्या बोला इंटरनेशनल लॉ के बारे में? डेफिनेशन दी। ग्रे ने बोला इंटरनेशनल लॉ or the law of nations is the name of the body of the rules which, according to the usual definitions, regulate the conduct of states in their intercourse with each other. सिंपल मीनिंग में क्या इसको बोलेंगे कि इंटरनेशनल लॉ या लॉ ऑफ नेशंस, वो ग्रे के हिसाब से क्या है? वो बॉडी ऑफ रूल्स है जिसके हिसाब से जो दो स्टेट हैं वो अपने आदान प्रदान या वो अपने लेन देन या वो अपने व्यवहार में जो एक दूसरे से कंडक्ट करते हैं, तो उन रूल्स को जो चीज़ डिफ़ाइन करती है, या वो जो रूल्स होते हैं, उसको इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। अब ओपनहाइम ने क्या बोला? ओपनहाइम ने बोला द लॉ ऑफ द नेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज़ द नेम फॉर द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स विच आर कंसिडर्ड लीगली बाइंडिंग बाय सिविलाइज्ड स्टेट्स इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर। ओपनहाइम ने एक स्टेप और आगे जाके बोला लीगली बाइंडिंग। क्या बोला? कि द लॉ ऑफ नेशंस जो है, जो इंटरनेशनल लॉ है, वो बेसिकली ऐसी बॉडी ऑफ रूल्स है, ऐसे उसमें रूल्स हैं जो कस्टम से आए हैं, या कन्वेंशन मतलब जो रीति रिवाज या जो बहुत बरसों से माने जाते हो। कन्वेंशन बोलते हैं ना, ये कन्वेंशन है, ये तो चला आ रहा है प्रथा। तो उनसे जो स्टेट्स जो हैं सिविलाइज्ड, इन्होंने भी बोला सिविलाइज्ड स्टेट्स, जो अपने आप को जो लीगली बाध्य या बाइंडिंग मानती हैं आपस में अपने एक दूसरी स्टेट के व्यवहार से, तो वो इंटरनेशनल लॉ होते हैं।
यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, डेफिनेशन और भी हैं, बट मोटा मोटा आप अगर ये 3 डेफिनेशन भी रिटेन करने की कोशिश करें और लिख पाएंगे तो आप बहुत अच्छे से अपना पेपर या ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब सीधे आज जंप करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ डेफिनेशंस पे। भाई अब ये जो डेफिनेशन दिया इनका क्या क्रिटिसिज्म है, क्या इनमें बुराइयाँ या कमियाँ हैं, खामियाँ क्या है। तो पहला, मॉडर्न एज नॉट ओनली स्टेट्स बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो हैव राइट्स एंड ड्यूटीज़। वो कह रहा है कि मॉडर्न एज में सिर्फ स्टेट्स के पास नहीं बल्कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके पास भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ होते हैं। स्टेट्स हमने पहले ही समझ लिया क्या होता है, स्टेट्स मतलब कंट्रीज़। तो वो कह रहा है कि मॉडर्न स्टेट एज में आजकल के दौर में सिर्फ कंट्रीज़ के पास राइट्स एंड ड्यूटी नहीं होते, जबकि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे WHO हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनके पास भी अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ होते हैं। और ये चीज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या ICJ ने भी अपने पेपर जिसको कि रिपेरेशन फॉर इंजरीज सफर्ड इन द सर्विस ऑफ UN 1949 में जो उन्होंने ये पेपर जारी किया था, उसमें अपने ICJ ने भी अपना ये व्यू दिया था। तो पहली कमी क्या हो गई कि भाई सिर्फ ये नहीं कि स्टेट्स बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसका पार्ट है। सेकेंडली, टू सम एक्सटेंट इंडिविजुअल्स ऑल्सो हैव राइट्स एंड ड्यूटीज़। भाई इन डेफिनेशंस में बेसिकली इंडिविजुअल्स का कहीं नाम नहीं है, तो ये कहते हैं कि इंडिविजुअल्स का भी टू एन एक्सटेंट राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, जैसे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वगैरह, या फिर एक्स्ट्राडिशन का प्रत्यर्पण जो करते हैं, हालांकि वो स्टेट्स कराती हैं, या फिर इवन असाइलम का, कहीं पे शरण लेना हो शरणार्थी, तो ह्यूमंस के भी राइट्स हैं। एक ये भी इन डेफिनेशन की कमी है। थर्डली, एज पर आर्टिकल 38 ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविल स्टेट्स। बेसिकली ये क्रिटिसिज्म क्या है, ये पॉइंट क्या है कि भाई जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो सिविलाइज स्टेट्स के हैं वो डेफिनेशंस में लिखा है कि सिर्फ कस्टमरी या कन्वेंशनल रूल्स हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत से जो जनरल प्रिंसिपल्स जो कंट्रीज़ के खुद के हैं वो भी बहुत बार मान्य होते हैं इंटरनेशनल लॉ में, ऐसा नहीं सिर्फ कन्वेंशनल और कस्टमरी माने जाते हैं। चौथा, इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि सिविलाइज्ड स्टेट अपने आप में जो हर जगह सिविलाइज्ड स्टेट लिखा है, ये भी एक क्रिटिसिज्म इसमें छोटा सा ये है कि वेस्टर्न स्टेट्स जो थी, जो विकसित देश थे, वो बाकी और कंट्रीज़ को, फॉर एग्जांपल जैसे चाइना हो गया, इन सब को वो सिविलाइज्ड स्टेट मानते ही नहीं थे। जबकि आप देखें तो चाइना का या इवन इंडिया का हमारा बड़ा रिच कल्चर और रिच हिस्ट्री है, लेकिन वेस्टर्न स्टेट्स अब सिविलाइज स्टेट किसको मानते थे, यूरोपियन कंट्रीज़ को या इनको बाकी कंट्रीज़ को, विकसित कंट्रीज़ को। तो एक ये भी बहुत बड़ा एक क्रिटिसिज्म है। और इसी के चलते ओपनहाइमर ने बाद में अपनी बुक में से ये सिविलाइज्ड वर्ड हटा दिया था। पांचवा क्रिटिसिज्म क्या है कि इंटरनेशनल लॉ जो है बाकी लॉ की जगह एक बॉडी ऑफ रूल नहीं है कि भाई एक बार एक रूल सेट कर दिए वो है, ऐसा नहीं है। और मतलब कि स्टैटिक मतलब ना कभी ना बदलने वाली चीज़, बल्कि ये आए दिन चेंज होता रहता है, बहुत ज़्यादा डायनेमिक नेचर का है, आए दिन इसमें बदलाव आते रहते हैं, नई नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं, ये होती रहती हैं। तो ये हमने पढ़े क्रिटिसिज्म। गाइस इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ये सारे पॉइंट्स आपको माइंड में रहेंगे तो बहुत अच्छे से पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन पे कि भाई मॉडर्न कौन सी ऐसी डेफिनेशन है जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है आज के कंटेक्स्ट में, मॉडर्न डे कंटेक्स्ट में। तो गाइस मॉडर्न डेफिनेशन शुरू करने से पहले एक आपको चीज़ बताऊंगा। मैं आपको सोवियत यूनियन की डेफिनेशन या चाइनीज़ की डेफिनेशन एज इट इज़ क्या थी वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप उसको एज इट इज़ नहीं लिख पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा रिटेन करना। तो मोटा मोटा आप क्या लिखेंगे मॉडर्न डेफिनेशन में कि भाई क्या उनकी कमी है या क्या चीज़ उसमें एडिक्वेट नहीं है, वो लिखेंगे तो ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा आपके लिए भी। तो पहला शुरू करते हैं सोवियत डेफिनेशन पे। सोवियत डेफिनेशन इज़ नॉट एडिक्वेट, वो अपने आप में पूरी नहीं है, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स या नॉन स्टेट एंटिटीज़ जैसे कि बड़े बड़े NGOs होते हैं या और नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है ना, ज़रूरी नहीं है सारी ऑर्गेनाइजेशंस किसी कंट्री के अधीन हो, इंडिपेंडेंट भी होती हैं, तो वो सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ उसमें
एज पर रशियन डेफिनेशन नहीं माना गया, सोवियत डेफिनेशन नहीं माना गया। सेकेंडली, सोवियत डेफिनेशन की एक और कमी क्या थी कि उसमें जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जैसा कि हमने अभी क्रिटिसिज्म में भी पढ़ा था कि जनरल डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो सिविलाइज्ड स्टेट अपने में मान्य करते हैं और वो इंटरनेशनल उसमें भी माना जाता है अपार्ट फ्रॉम कस्टम्स एंड कन्वेंशंस, तो वो भी इसमें नहीं था, वो भी इसकी एक कमी थी। फिर है चाइनीज़ डेफिनेशन पे आ जाते हैं। चाइनीज़ जो राइटर्स थे या ज्यूरिस्ट थे, उन्होंने बहुत ही कड़वे उसमें क्रिटिसाइज़ किया था ओपनहाइम और उनकी डेफिनेशन को, जो कि जाहिर सी बात है हमने पहले डिस्कस किया था। भाई उन्होंने कहा कि आप कहते हो हमारे जो कंट्री हैं, चाइना है, वो सिविलाइज नहीं है, जबकि हमारा 5000 साल का एक शानदार कल्चर है। और दूसरी चीज़ जो चाइनीज़ बोलते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया ओपनहाइम और इनकी डेफिनेशन, प्लस उनकी अपनी डेफिनेशन में क्या कमी थी या उनका अपना समझाने में कि सोवियट्स की तरह उन्होंने भी ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स को सब्जेक्ट नहीं माना इंटरनेशनल लॉ का, सिर्फ स्टेट्स को या कंट्रीज़, स्टेट्स दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रीज़ बोलते हैं, तो उनको ही माना। अब आ जाते हैं जो बाकी के ऑथर्स हुए हैं या ज्यूरिस्ट हुए हैं, उन्होंने क्या बोला। फेनविक ने क्या बोला, यहाँ फेनविक की डेफिनेशन इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फेनविक की और स्टार्क की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि काफ़ी इंक्लूसिव डेफिनेशन दी है उन्होंने। फेनविक ने बोला एज अ बॉडी ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स एंड स्पेसिफिक रूल्स विच आर बाइंडिंग अपॉन द मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी इन देयर म्यूचुअल रिलेशंस। तो फेनविक कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज़ द बॉडी ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स एंड स्पेसिफिक रूल्स, जनरल प्रिंसिपल भी हैं और स्पेसिफिक रूल भी हैं, विच आर बाइंडिंग अपॉन द मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो मेंबर हैं, जो मेंबर स्टेट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ऊपर वो बाइंडिंग है, बाध्य है उनके आपस के रिलेशन या कंडक्ट के उस पर। स्टार्क बोलते हैं कि दैट बॉडी ऑफ द लॉ विच इज़ composed for its greater part of the principles and rules of conduct which states feel themselves bound to observe and therefore do commonly observe in their relations with each other, and includes rules of law relating to functioning of international institutions or organizations etc., and secondly rules relating to individuals and non-state entities so far as their rights are of concern of international community। ये बहुत लंबी डेफिनेशन हो गई, तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। स्टार्क ने बोला कि वो इंटरनेशनल लॉ वो बॉडी ऑफ लॉ है जो ज़्यादातर मतलब फॉर इट्स ग्रेटर पार्ट, मतलब जो ज़्यादा जिसका फोकस है ऐसे प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो कि स्टेट्स आपस में बाध्य फील करते हैं जब एक दूसरे से कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं या कोई ट्रीटी, तो आपस में जो बाध्य फील करते हैं एक तो वो, प्लस ऐसी चीज़ें जो वो कॉमनली एक दूसरे से रिश्ते या संबंध में अपनाई जाती हैं वो, प्लस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की फंक्शनिंग कैसे होगी या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की फंक्शनिंग कैसे होनी चाहिए, जैसे WHO की क्या फंक्शनिंग होनी चाहिए, कैसे अलग अलग देशों में बॉडी तो एक ही है, कैसे कंडक्ट करेगा। ऐसे ही रूल्स रिलेटिंग टू इंडिविजुअल्स एंड नॉन स्टेट एंटिटीज़ सो फार एज देयर राइट्स आर ऑफ कंसर्न ऑफ इंटरनेशनल। तो ऐसे इंडिविजुअल्स या नॉन स्टेट एंटिटीज़ के राइट्स चीज़ें जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के कंसर्न की चीज़ें हों। तो बेसिकली आप देखें तो स्टार्क की डेफिनेशन में स्टार्क ने बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इन्होंने स्टेट्स को भी माना है, इन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी माना है, इन्होंने इंडिविजुअल्स को भी माना है। तो कंक्लूड करते हुए आप इसको क्या कंक्लूड करेंगे कि भाई फेनविक और स्टार्क की जो थ्योरीज़ हैं वो मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट सूटेड हैं या सबसे अच्छी मानी जाती हैं। गाइज, इसको आप एक्सपेंड करके लिखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा मैंने आपको इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी है जानकर कि आपको मैं चाहता नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाएं और फिर बाद में एकदम से आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाए और क्या लिख पाएँ। तो गाइज़, इसी के साथ ये ख़त्म होता है। थैंक यू।